नैब तरमीम केस में 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक कलअदम करार दे दी गई है। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। अभी ताज़ा इत्तला ये है कि 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक कलअदम करार दे दी गई है। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया। सलीम बुखारी साहब, नैब की वो तरामीम जिनका फ़ायदा पीटीआई या पीटीआई चेयरमैन को हो वो हप हप, और जिनका नुकसान पीडीएम की जमातों को वो थू थू हुई हैं, ये अभी तक मैं जो अखज़ कर पाया हूँ इससे, आपका क्या ख्याल है सर? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से बंदयाल साहब जो हैं वो जाते जाते ये आखिरी खिदमत कर गए हैं पीटीआई के चेयरमैन की, यहाँ जो जेल में इस वक्त बैठे हुए हैं बजाते खुद। ये फैसला बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में तो अभी सवालिया निशान है, क्योंकि इसके ऊपर वो रिव्यू पिटीशन जो है वो जा सकती है, जो यकीनी तौर पर एक हफ्ते के अंदर या जो भी उसके लिए मुद्दत तय है उसमें वो फाइल हो जाएगी। और ये तवक्को की जानी चाहिए कि ये फैसला उड़ा के रख दिया जाएगा, इसलिए कि कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी है। ये बात उनको बावर कराने की बेपनाह दफा कोशिश की गई, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है जस्टिस साहब को। अब ये ब्लैक एरा जो है क्योंकि खत्म होने को है, आज उनकी रुखसती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो निजात पा जाएगी उनसे। तो उसके बाद जो फैसले होंगे वो देखेंगे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि बंदयाल साहब ने जो है वो हक के नमक जो है पीटीआई के चीफ का वो अदा कर दिया है और उनकी मर्जी का फैसला उनकी दरखास्त को मंजूर करके जो है वो उन्होंने कर दिया है। इससे किसको नुकसान पहुंचेगा, किसको बेनिफिट मिलेगा, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन बादी नजर में इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, इसलिए कि जो शरीफ फैमिली है उनके खिलाफ करप्शन के जो केसेस थे वो एफआईए में थे या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में थे। ज्यादातर नैब के केसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ थे। तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन कब दायर होती है, और मैं समझता हूँ कि इस फैसले के ऊपर जितने भी तनकीद की जाए वो कम है, इसलिए कि ये ऐन तवक्को के मुताबिक है। एक जज ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें वो सारी बातें मौजूद हैं जो इन्होंने अपनी खिदमतगार होने की हैसियत से चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त है उसको मंजूर करते हुए की हैं। जो फैसले इन्होंने किए हैं इसके लिए 3 रुकनी बेंच जो है वो किसी भी कानून को जो पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया हो या मेजॉरिटी के साथ पास किया हो उसको उठा के फेंकने का हक मेरा नहीं ख्याल के 3 रुकनी बेंच के पास होना चाहिए। इसके बारे में आपको मालूम है कि कंट्रोवर्सी थी कि इसको फुल कोर्ट सुने या लार्जर बेंच सुने, लेकिन बंदयाल अदलिया जो है वो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा तो नहीं किया है। ये आ गया है फैसला, ये बिल्कुल तवक्को के अहम मुताबिक है, इसलिए कि बंदयाल साहब जो हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को और जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के उनको बता चुके थे कि मैं जाते जाते ऐसे फैसले करूंगा कि लोग मुझे याद करेंगे, याद कम करेंगे, गालियां ज्यादा देंगे। जी, जस्टिस ने जाने से पहले जो एक फैसला दिया है वो नैब की जो शिक बिलखुसूस 50 करोड़ से कम करप्शन की है उसे कलअदम करार दिया गया है और काबिल समाअत तक करार दिया है इस केस को। फायदा तो जिसको हो सो हो, लेकिन नुकसान जो पीडीएम की उन जमातों को होगा जिनके केसेस खत्म हुए हैं। क्या कहेंगे, इस तबसरा क्या करेंगे इस फैसले पर आप? देखिए, फैसले की तवक्को तो की जा रही थी कि 3 मेंबर बेंच में से 2-1 का फैसला मुतफ़िका तौर पर इसी तरह से आना था। राजनीतिक प्रेडिक्ट में कर चुकी थी। 2 हफ्ते कबल भी हमारी इस पर बात हुई थी, 1 हफ्ते कबल भी हमारी लीगल लोगों से बात हुई थी, तो ये भी कह रहे थे कि एन मुमकिन है तो जाते जाते चीज रखते तो हमारा बंदयाल साहब ये फैसला देके जाएंगे और ये फैसला ऐसे होगा। हमने इसके जो असरात थे उस पर भी हमने थोड़ा बहुत बात की थी, लेकिन अब जो असरात हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सिक वाइज जो है इसको एक किस चीज को माना गया है, किस चीज को रिजेक्ट किया गया है, अब वो देखना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पीडीएम की जमातें सफर करेंगी, वो जो वापसी का टिकट लेके बैठे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, जो यहाँ पर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मुब्तला है उनको भी सोचना पड़ेगा। अब मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, ये बहुत फ्राइटनिंग होगा क्योंकि सारी चीजें दोबारा से खुलेंगी। अब इस मुल्क में यही रह गया था कि ये अनरैपलिंग हो और इस कदर अनरैपलिंग हो कि हम फिर वापस चले गए 10 साल 15 साल पुराने केसेस हम दोबारा सुने, फिर हम तो आपको कहे मंत्रा सुने। तो ये एक जो इख्तिलाफी नोट है जस्टिस अली शाह साहब का, उसको जरूर पढ़ के दोबारा आपसे बात करनी पड़ेगी। और शिक वाइज अभी तक फैसले आ रहे हैं कि कौन सी कानून जो है उसमें कबूल कर ली गई है और कौन सी नामंजूर कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि
तजाद जो है वो लॉन्ग टर्म भी है और जो बहुत अपने लिए खुशियां मनाने और बधाई बांट चुके थे उनके लिए भी है। लेकिन ये देखिए एक बड़ी कमाल बात यह है कि जिस नैब तरमीम का फायदा चेयरमैन पीटीआई को हो रहा है उनको नहीं छेड़ा गया। वो वाली बात को नहीं छेड़ा गया कि आपने 15 दिन के लिए अरेस्ट करना है या 90 दिन के लिए अरेस्ट करना है, क्या आप जमानत ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस पर अभी तक कोई कॉमेंट नहीं उन्होंने दिया। तो ये आई एम श्योर मंजूर कर ली गई है। अच्छा। वो तो मंजूर कर ली गई है। अब जस्टिस साहब फाइल इस आके ओवरटर्न करते हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग चाहे जाते टीम है कि नहीं जाते, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। अमानुल्लाह गनारी साहब भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे कानून है। अमानुल्लाह साहब, ये तो कह दिया था चीफ जस्टिस ने कि ऐसा फैसला दूंगा जिससे लोग याद करें, और जैसे कि सलीम बुखारी साहब ने भी कहा कि याद तो कम करेंगे गालियां, तो ये अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा इस फैसले के बाद या बुरे अल्फाज में? और अब 2 दिन के वो चीफ जस्टिस हैं, जाहिर है इसको चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को, और उसके बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जरा वजाहत कर दीजिए क्या होगा इस फैसले के साथ। मेरे नजदीक तो ये फैसला एब इनिशियो वाइड है, बुनियादी तौर पर ही ये काला दम है। ये फैसले की कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि जनाब नामजद चीफ जस्टिस अभी तक, वरना तो परसों इंशाल्लाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उन्होंने 29 मार्च 2023 को बाकायदा स्टे कर दिया था कि आइंदा कोई 184(3) के तहत कार्रवाई जो है नहीं होगी। यानी 184(3) हुई है जो सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी के कहने पर या खुद जो नोटिस लेता है और उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो उन्होंने रोक दिया था। ये फैसला क्योंकि 184(3) के तहत आया है, किसी हाई कोर्ट से नहीं आया है, तो इसलिए उस सूरत में तो ये फैसला कतई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बरक्स है। बाकी अब मैं इस पर तबसरा करूँ, बंदियाल साहब का क्या है उसकी तारीख को सबने पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी बता दी है, प्रेस भी बताते रही है, मीडिया भी बताता रहे, हम भी बताते रहे। अब वो कहते हैं ना, वो लकीर पीटने वाली बात है, कितना कहते रहे कि माजरत के साथ बंदियाल साहब ने जुडिशरी को एक लिहाज से एक फरीक बना दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बना दिया। माजरत के साथ पूरी जुडिशरी को नहीं, एक चंद जज साहबान है उन्होंने अपने आप को एक सियासी पार्टी के झोले में डाल दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक है। बंदियाल साहब जाती तौर पर बड़े लायक पायक है, उसके दाएं बाएं साथ बैठने वाले वो भी बड़े लायक पायक है, मगर उन्होंने अपनी जहानत को गिरवी रख दिया उन चंद सियासी स्लोगन की खातर, शोहरत की खातर या किसी भी वजह से। मैं खुदा न खासा किसी करप्शन का चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, मगर हकीकत ये है उन्होंने बहुत ही डाउन जो है बेल्ट जो है काम किया है। आज का नहीं, शुरू से जिस तरह के मामला चल रहे हैं, मैं एक मामले को नहीं गिनता हूँ, ये भी उसी का तसलसल है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने में लगे हैं और दूसरे तमाम जो सियासी और कानूनी और आईनी मामला हैं या आईनी सोच रखने वाले हैं उनको मायूसी की तरह कुछ नहीं मिला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी माशाल्लाह ज़ीरक लोग मौजूद हैं, उनमें से एक जज ने उनसे इख्तिलाफ किया है, अब तकरीबन अक्सरियत ने उनका इख्तिलाफ किया है। ये वजह उनके साथ बेंच में बैठने के लिए लोग नहीं तैयार होते थे, वो 3 से ज्यादा बेंच उनका जाता नहीं था, मैक्सिमम कभी 5 पे जाता था मगर फिर वापस हो जाता था। तो इस तरह के जुडिशरी के फैसले जो है हमेशा इसी तरह याद रखे जाएंगे, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले पर अदलिया को शर्मिंदगी है, जिस तरह नवाज शरीफ के फैसले में जिसमें उनको बगैर किसी सबूत के GIT की बुनियाद पर जो है उसको 3 मरतबा मुंतखब होने वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई किया गया। अभी तक एविडेंस नहीं आया था, सजा नहीं हुई थी, पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस तरह के होंगे फैसले जो है उनमें से ये एक है।